Hello everyone, welcome or welcome back to my channel सोशियो शास्त्र। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। आज से हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जो भी एग्जाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं जिनके रिपीट होने के चांसेस हैं मैं वो सब लेकर के आऊँगी आपके लिए। लैंग्वेज जो रहेगी क्वेश्चंस की वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज रहेगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगी, ताकि हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों के लिए आसान रहे क्वेश्चंस को याद करना, समझना और पढ़ना। फर्स्ट लेट मी टेल यू ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ। जो भी बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं, माई नेम इज़ भारती। I have completed my graduation in English Honours, Masters in Sociology, B.Ed. I have qualified UGC NET twice, JRF and CTET. So now let's get started. So the first question of today is, who is the author of the book Human Ecology? Human Ecology नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए हावले, ई बर्जेस, जी सेमेल या आर पार्क, रॉबर्ट इजरा पार्क? So the correct answer of this question is ए हावले। ए हावले कौन सी बुक लिखी थी? ह्यूमन इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, यानी कि जो हमें बुक्स दे रखी हैं इनको हमें करेक्ट कालक्रम में लगाना है। ये बुक किसकी है? बी आर अम्बेडकर की। तो पहले हम इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा सी, बी, ए, डी। सी है हमारी कास्ट इन इंडिया, द मैकेनिज्म, जेनाइसिस एंड डेवलपमेंट, फिर एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, उसके बाद हु वर द शूद्रास और लास्ट द अनटचेबल्स। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन आया हुआ है, बी आर अम्बेडकर की पीएचडी थीसिस किस पे थी? तो उसका आंसर क्या होगा? द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमारे कुछ थिंकर्स दे रखे हैं और साइड में उनकी कुछ बुक्स दे रखी है, हमें इनको मैच करना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए का आंसर 3, यानी कि राधा कमल मुखर्जी की है द लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। जीएस घूरे ने लिखी थी सोशल टेंशंस इन इंडिया। बी आर अम्बेडकर की है हमारी बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, और एम एन श्रीनिवास ने लिखी थी विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर नंबर सी। Next question is, a Hindu marriage ceremony consists of a series of ritual performances। जो हैं यानी हिंदू विवाह संस्कार में किन अनुष्ठानों की श्रृंखला होती है? कन्यादान, प्रजापत्य, विवाह हवन, पाणी ग्रहण या सप्तपदी? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, सी, डी एंड ई ओनली, यानी ए, सी, डी, ई ओनली। बी जो होता है प्रजापत्य वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रीजनिंग विच प्रोसीड्स फ्रॉम अ जर्नल ट्रुथ टू अ पर्टिकुलर ट्रुथ, पर्टिकुलर ट्रुथ इज कॉल्ड। ऐसा तर्क जो सामान्य सच से विशिष्ट सच की ओर जाता है उसको क्या कहा जाता है? निगमनात्मक विधि, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑफ द फॉलोइंग विच आर द कॉजेज ऑफ द वीकनिंग ऑफ नेशन स्टेट, यानी कि कौन से राष्ट्र को कमजोर करने वाले कारक हैं? इसमें पहला ऑप्शन है राइज ऑफ पोस्ट नेशनल मेंबरशिप, यानी कि राष्ट्रों तक सदस्यता का उत्थान, इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय निगमों का बढ़ता महत्व, डिक्रीज ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन द राइट्स ऑफ फर्स्ट नेशन, प्रथम राष्ट्र के अधिकारों में घटती राजनीतिक अभिरुचि, सुपर नेशनल संस्थाओं की बढ़ोतरी या उनकी शक्ति में बढ़ना, लास्ट हमारा शासन की सुगम प्रक्रिया यानी कि स्मूथ प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, बी एंड डी ओनली, यानी कि राइज ऑफ पोस्ट नेशनल membership, increasing significance of transnational corporation, and option number D is the growing strength of supranational institution. A, B, D is the correct answer. Next question is, who defined class? Class को यानी किसने, वर्ग को किसने डिफाइन किया था as when a number of people have in common a specific causal component of their life chances, यानी कि जब बहुत से लोगों में उनके जीवन के बदलाव में एक समान विशिष्ट प्रेरणात्मक घटक हो, यह वर्ग परिभाषा किसने दी थी? ये आंसर होगा हमारा मैक्स वेबर। मैं आपके लिए शॉर्ट टर्म या शॉर्ट ट्रिक्स भी लेकर के आऊंगी, किस तरीके से हम डेफिनेशंस याद करें, किस तरीके से बुक्स याद करें। I hope this is clear to everyone. Next question है हमारा, according to Durkheim, it is possible to make the claim of being science as systematization, classification and offering explanation on the basis of which of the following? दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से किसके आधार पर
अनुसार व्यवस्थापन, वर्गीकरण और व्याख्या करने को विज्ञान होने का दावा करना संभव है। बाहरीपन, मिथ्यापन, अंदरूनीपन, आत्मपरकता यानी कि एक्सटर्नलिटी, फॉल्सिफिलिटी, इंटरनलिटी, सब्जेक्टिविटी। इसका आंसर क्या होगा हमारा? बाहरीपन। जो सोशल फैक्ट की हम लोगों ने 4 पॉइंट्स पढ़े थे उसमें से एक क्या था? एक्सटर्नलिटी यानी कि बाहरीपन। Externality is one of the feature of social fact. I hope this is clear. Next question है, the exchange theory was propounded and or advanced by which one of the following sociologist? निम्नलिखित में से किन समाजशास्त्रियों ने विनिमय सिद्धांत का प्रवर्तन किया और उसे आगे बढ़ाया? मेलिनोस्की, पीएम ब्लो, रेडक्लिफ ब्राउन, जी होमान्स और टालकट पार्सन्स। तो इसका आंसर है हमारा ए यानी कि मेलिनोस्की, बी पीएम ब्लाउ और डी जी होमान्स। तो ए, बी और डी इज करेक्ट आंसर किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द राइटिंग्स ऑफ दुर्कहाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया कि किसी भी थिंकर की हमें बुक दे करके उनको क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाएगा। कोई भी थिंकर्स के नाम दे करके हमें उनको क्रोनोलॉजी में लगाना पूछ लिया जाता है। तो अभी मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में दुर्कहाइम की सारी बुक्स जो इम्पोर्टेंट है वो बताई हैं। अगर जिसने नहीं देखी है आप मेरे चैनल पे जाकर के शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। अब इनको हमें कालक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले कौन सी आई थी? ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर। फिर आई थी सी, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। फिर आई थी डी, सुसाइड। फिर आई थी हमारी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। उसके बाद हमारी लास्ट बुक जो थी इनकी वो थी मोरल एजुकेशन। So the correct answer of this question is option number B. I hope this is clear to everyone. Next question है हमारा, according to A. Van Gennep, a direct right is a curse or a spell. Second statement है हमारी, direct rights are designed to produce results immediately without intervention by any outside agent. In Hindi, A. Van के अनुसार कोई प्रत्यक्ष अनुष्ठान या डायरेक्ट राइट कोई अभिशाप अथवा घटनावधि स्पेल होता है। सेकंड दे रखा है, प्रत्यक्ष अनुष्ठान किसी बाहरी अभिकर्ता यानी एजेंट के हस्तक्षेप के बिना तत्काल परिणाम की प्राप्ति हेतु किए जाते हैं। ऑप्शन है ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कथन एक और दो दोनों गलत हैं। कथन एक सही किंतु कथन दो गलत। कथन एक गलत किंतु कथन दो सही। तो इसका आंसर होगा कि कथन एक और दो दोनों सही हैं क्योंकि ये दोनों की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विलेज वॉज स्टडीड बाय एंद्रे बेते इन हिज वर्क ऑन कास्ट क्लास एंड पावर। जो इनकी बुक थी वो भी इसी नाम से थी, कास्ट क्लास एंड पावर। जाति वर्ग और शक्ति में आंद्रे बेते ने अपने कास्ट क्लास और पावर में किस गांव का अध्ययन किया है? किस गांव का अध्ययन किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा श्रीपुरम। श्रीपुरम विलेज किसने स्टडी किया था? हमारा एंद्रे बेते ने। आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि रामपुरा की स्टडी किसने की थी। अकॉर्डिंग टू मैनुअल कासल, इंफॉर्मेशनल रेवोल्यूशन इज, मैनुअल कासल के अनुसार सूचना संबंधी क्रांति क्या होती है? एक नया सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर, एक नेटवर्क का समाज होता है, या लेजिटिमेशन क्राइसिस यानी कि वैधीकरण का संकट होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए एंड बी ओनली, यानी कि एक नया सोशल ऑर्डर और एक नेटवर्क सोसाइटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, in which type of reading the reader accepts the dominant codes and conventions but may question their use in terms of his or her own experience. हिंदी में पाठक प्रमुख कोड को और परिपाटियों की स्वीकार करता है परंतु वह अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर उनके प्रयोग के संबंध में प्रश्न करता है। संबंधित पठन की पहचान कीजिए। कौन सा पठन होगा? ये हमारा प्रभावी पठन या डोमिनेंट रीडिंग, नेगोशिएटेड रीडिंग यानी कि वार्तालाप पठन, या विरोधकारी पठन यानी कि अपोजिशनल रीडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ओनली, यानी कि ये हमारी कौन सी वार्तालाप है? वार्तालाप पठन है हमारा, यानी कि नेगोशिएटेड रीडिंग। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट या एस्पेक्ट्स is or are not associated with the works of M.N. Srinivas. M.N. Srinivas से कौन सा संबंधित नहीं है? Statistical view of caste,
फील्ड व्यू ऑफ कास्ट या फंक्शन यूनिटी ऑफ कास्ट, कौन सा इससे संबंधित नहीं पूछा है। आपको ये जो नहीं दे रखा होता है इसको ध्यान से पढ़ना होता है। कई बार हम लोग नहीं ध्यान से नहीं पढ़ते और जो होता है उसको गलत आंसर लगा देते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टैटिस्टिकल व्यू यानी कि जाति का सांख्यिकीय दृष्टिकोण की बात वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पिपा नॉरिस द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिजिटल डिवाइड encompasses which three of the following distinct aspect। पिपा नॉरिस के अनुसार अंकीय विभाजन यानी कि डिजिटल डिवाइड में कौन से तीन भिन्न पहलू हैं। वैश्विक विभाजन ग्लोबल डिवाइड, स्थानीय विभाजन लोकल डिवाइड, सामाजिक विभाजन सोशल डिवाइड, लोकतांत्रिक विभाजन डेमोक्रेटिक डिवाइड, आर्थिक विभाजन इकोनॉमिक डिवाइड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उन्होंने हमें कौन कौन से डिवाइड की बात की थी। एक तो ग्लोबल डिवाइड यानी कि ए, फिर बात की थी उन्होंने सोशल डिवाइड यानी कि सी, और लास्ट बात की थी उन्होंने इकोनॉमिक डिवाइड यानी कि डी, नो सॉरी, डेमोक्रेटिक डिवाइड की बात की थी। तो ए सी डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। बुक्स दे रखी हैं कुछ और उनके एक्सप्लेनेशन यानी कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर और कुछ उनके एक्सप्लेनेशन है, तो हमें बताना है कि कौन सा एक्सप्लेनेशन किस कॉन्सेप्ट को सूट करता है। पहले मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर होगा ए का 3। ए का 3 क्या कहता है? ए का 3 कहता है कि एनालिटिक हर्मेनेटिक क्या होता है कि विश्लेषणात्मक शास्त्र, इसमें मीमांसा क्या है, कंबाइनिंग एनालिटिक फिलॉसफी विद हर्मेनेटिक्स। ऑप्शन बी है हमारा 4, यानी कि हर्मेनेटिक रियलिज्म की बात, नेचर इन इटसेल्फ एंड साइंस प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन, प्रकृति स्वयं है और विज्ञान व्याख्या प्रदान करता है। ऑप्शन सी का आंसर होगा ए, यानी कि हर्मेनेटिक आइडियलिज्म कहता है कि अर्थ संदर्भ का निर्धारण करता है और हमारे अस्तित्व के होने का बोध वही है जो हमारे अस्तित्व का निर्धारण करता है। और लास्ट है हर्मेनेटिक्स क्या होता है? ये हर्मेनेटिक्स एक तरह का मेथडोलॉजी है इंटरप्रिटेशन की, यानी कि निर्वचन का पद्धति शास्त्र है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु सेड दैट monogamous marriage developed not to unite men and women in marital bliss but to protect private property। किसने बात की थी कि एकल विवाह प्रादुर्भाव पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं है बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए है? फ्रेडरिक एंजल, कार्ल मार्क्स, फायरस्टोन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रेडरिक एंजल जो है, फ्रेडरिक एंगल किसकी बात करते हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें इन्हें लगाना है। सबसे पहले कौन आए उसके बाद कौन आए। मैंने भी आपको बताया कि थिंकर्स का नाम देकर के भी आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आए थे हमारे ऑप्शन नंबर सी यानी कि दरखाइम, फिर ऑप्शन नंबर बी मेलिनोस्की, फिर ऑप्शन नंबर ए हमारे ब्राउन, फिर ई यानी पार्सन्स और सबसे लास्ट में आए थे हमारे मर्टन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, given below are two statements. According to Alfred Schutz, the world of everyday life is not permeated by the epoch of natural attitude। यानी कि शुट्स के अकॉर्डिंग प्राकृतिक अभिवृत्ति के काल द्वारा दैनिक जीवन की दुनिया पारगम्य नहीं होती है। और दूसरा बोल रहे हैं कि सामाजिक दुनिया की सभी वस्तुएं सुविज्ञता तथा पूर्व परिचितता के अंतर्गत ढांचे के भीतर बनती है। अब इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर तो होगा स्टेटमेंट एक जो है वो गलत है, क्योंकि पारगम्य होती है, नहीं होती है लिखा है, लेकिन आंसर क्या होता है? होती है। और जो स्टेटमेंट दूसरा है वो सही है। सो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, all truths are ideological biased, all truths ultimately reflect the interest and biases of social groups। किसने कहा था कि सभी सच सैद्धांतिक रूप से पक्षपाती होते हैं और सभी सच सामाजिक समूहों के स्वार्थ और प्रवृत्ति को दर्शाते हैं? किसका ओपिनियन है ये? आंसर होगा इसका कार्ल मैनहाइम। कार्ल मैनहाइम किसकी बात करते हैं? आइडियोलॉजिकल बायस्ड ट्रुथ की बात करते हैं वो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट इज मैच द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स और सोशोलॉजिस्ट दे रखे हैं हमें यहाँ, इनको हमें मैच करना है। तो ए का होगा हमारा थर्ड यानी कि प्रोलेटेरिएट का कॉन्सेप्ट दिया था कार्ल मार्क्स ने। बी होगा हमारा फोर्थ यानी कि स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की बात कौन करते हैं? मैक्स वेबर। फिर है डिवीजन ऑफ लेबर की बात कौन करते हैं? हमारे इमाइल दरखाइम। और लास्ट एक्सचेंज यानी कि जजमानी सिस्टम की बात कौन करते हैं? W.H. वाइजर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद इन द फेमिनिस्ट मूवमेंट अ वाइड एंड डाइवर्स रेंज ऑफ थ्योरीज हैव एमर्ज्ड, अरेंज दीज पर्सपेक्टिव इन सीक्वेंस। सीक्वेंस में हमें लगाना है कि नारीवादी आंदोलन में व्यापक तथा अनेक प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, इन परिप्रेक्ष्यों को सही क्रम में लगाओ। सबसे पहले कौन सा नारीवाद आंदोलन आया, फिर उसके बाद कौन सा आया। इसका करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले कौन सा आया, लिबरल फेमिनिज्म यानी कि उदारवादी, फिर आया हमारा मार्क्सिस्ट, फिर उसके बाद हमारा उग्र यानी कि रेडिकल, फिर था हमारा डी ब्लैक फेमिनिज्म और सबसे लास्ट है हमारा पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो। इफ यू हैव एनी डाउट, कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। आई टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।